आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में तुलनात्मक अध्ययन। मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के मूल में पाए जाते हैं और नीति निर्देशक तत्व के संविधान राज्य सरकारों को ये निर्देश देती है कि ऐसी नीतियाँ प्रतिपादित कीजिए जिससे अधिकाधिक लोगों का कल्याण हो सके। यानी राज्य सरकारों के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए नीतियाँ, योजनाएं क्रियान्वयन किया जाता है। मूल अधिकार व्यक्तिवादी विचारकों के हिसाब से यदि पढ़ें, जे.एस. मिल कहते हैं व्यक्ति जन्म से ही 3 अधिकारों को लेकर पैदा होता है: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। फिर ये मूल अधिकार राज्य द्वारा यदि सुरक्षित और संरक्षित नहीं होते तो इनका शोषण होना शुरू हो जाता है। इनडायरेक्ट वे में लेखकों ने कहा, जैसा कि जे.एस. मिल की बात कर रहे हैं, कि व्यवस्थापिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए। तो हमारे संविधान में जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सरकार के 3 अंग होंगे: पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग। पहला अंग व्यवस्थापिका जो कानूनों का निर्माण करेगी, दूसरा अंग कार्यपालिका जो कानूनों का क्रियान्वयन करेगी, तीसरा अंग महत्वपूर्ण, सर्वोच्च, निरपेक्ष जो माना गया है न्यायपालिका, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखेगी। यदि कोई कानून ऐसा बन जाता है, जल्दबाजी में बन गया या बना दिया गया व्यवस्थापिका के द्वारा और कार्यपालिका के द्वारा, उसे जारी कर दिया गया, लेकिन वह जनहितकारी कानून नहीं है, तो न्यायपालिका के द्वारा उसकी जांच के माध्यम से उस कानून को उतनी मात्रा में अवैध घोषित किया जा सकता है जितनी मात्रा में संविधान की उल्लंघना की गई। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि मौलिक अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है। स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का, धर्म का, वोटिंग राइट का, जीविका उपार्जन का, अनेक अधिकारों का उल्लेख है। साथ ही कर्तव्य एवं दायित्वों का भी उल्लेख है कि नागरिकों को अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन भी करना होगा। आज हम जिस टॉपिक पर चल रहे हैं वो ये है कि नागरिकों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या तुलना है। कहा जाता है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं। वाद योग्य का मतलब है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायपालिका में जाते हैं और चुनौती देते हैं। न्यायपालिका पुनरावलोकन के माध्यम से जांच करती है और व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन देती है। वैसे ही नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का तात्पर्य ये है कि संविधान द्वारा राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया जाता है कि ऐसी नीतियाँ प्रतिपादित हो जिसमें अधिकाधिक मात्रा में लोगों का कल्याण हो। नीतियों का प्रतिपादन करना, नीतियों का निर्माण करना, योजनाओं को बनाना, योजनाओं को क्रियान्वयन करना, ये पूरा ही सिस्टम बजट पर आधारित होता है। राज्य सरकार बजट के माध्यम से विभिन्न मदों में विकास कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहती है और उसका ये प्रयास रहता है आगत निर्गत कि ये समस्याएं हैं और इस तरह से इसका निवारण होना है। लेकिन सभी कार्यों को एक साथ संपन्न किया जाना कई बार संभव नहीं हो पाता। विषयवार प्राथमिकता के आधार पर, ज़रूरत के हिसाब से, परिस्थितियों के अनुरूप
भौगोलिक स्थिति के अनुरूप, जन इच्छाओं के अनुरूप, जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो भी वक्तव्य या समस्याएं आती हैं तो राज्य सरकार उनकी नीतियों का प्रतिपादन करके योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। इसके बाद दूसरा पहलू आता है कि मूल अधिकार जो है निषेधात्मक है और नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक निर्देश है। निषेधात्मक, निषेध माने होता है रोकना, और सकारात्मक निर्देश का मतलब है कि पॉजिटिव वे में कार्य होना चाहिए। कई दफ़ा मौलिक अधिकारों की पूर्ति नहीं होने पर मानवीय समूह द्वारा, दबाव समूह द्वारा सरकार के समक्ष आंदोलनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार के सामने अपील करने के लिए एकत्रित होकर उनके कार्यों में रुकावट भी पैदा करने का प्रयास किया जा सकता है, यानी काम को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। निषेध माने रोकना। लेकिन इधर हम नीति निर्देशक तत्वों को सकारात्मक निर्देश के रूप में देखते हैं। स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को संविधान के माध्यम से शक्तियाँ प्रदत्त होती हैं। उन प्रदत्त शक्तियों के सफल संचालन में ऐसा प्रयास किया जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ राज्य के द्वारा दिया जाए। उदाहरण के तौर पर वृद्धावस्था में पेंशन है, गर्भावस्था में छुट्टियां हैं, अवकाश है। इस तरह से बाल निःशुल्क शिक्षा है, छोटे बच्चों को कंपनियों में या फैक्ट्रियों में काम न करने दिया जाए, वो पढ़ाई करें, उनका डेवलपमेंट हो। और अब तो अनेक ऐसी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, हर संभव तरीके से आर्थिक सामाजिक उन्नति के प्रयास नीति निर्देशक के माध्यम से किया जाता है। फिर आती है बात कि नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में जो मुख्य एक बात और आती है अंतर में कि मूल अधिकार नागरिकों के से संबंधित है और नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य सरकारों से संबंधित है। यानी मूल अधिकार व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकारों से संबंधित है। यानी एक पहलू तो व्यक्तिगत हो गया, दूसरा पहलू सार्वजनिक और संस्थागत हो गया। संस्थागत जिसका दायित्व बड़ा है, संस्थागत जो सर्वोच्च सत्ता के रूप में है, संस्थागत जो सरकार के मूर्त रूप में स्थापित होकर जनता द्वारा जनता के लिए शक्ति को प्राप्त करके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। यानी ये पार्ट बनाए कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में ये अंतर पाया जाता है। लेकिन मूल अधिकार भी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति से संबंधित है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देता है राज्य। इसको हम लोग कल्याणकारी राज्य कहते हैं, या अरिस्टोटल का कहना सत्यम शिवम सुंदरम की साधना ही कला है। इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान भी मानो और कला भी। विज्ञान इसलिए कि वह आज का युग वैज्ञानिक युग है, समस्याओं का निवारण वैज्ञानिक तरीके से संभव है। कला का मतलब है कि जिस प्रकार एक कलाकार अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में जिस भी कार्य में रुचिकर कार्य करता है तो जी जान से काम करता है, वैसे ही राज्य सरकारें भी जो जनता के हित के लिए बनी हैं, प्रजा के हित के लिए बनी हैं, लोक कल्याण के लिए बनी हैं, तो उनका हर संभव प्रयास ये रहता है ऐसी नीतियों का प्रतिपादन करें, लोगों को लाभ मिले, जन जन तक लाभ मिले, हर निचली इकाई, हर निचले स्तर पर, हर गरीब से गरीब
व्यक्ति को लाभ मिले। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पूरक का मतलब हो गया बिना मूल अधिकार के नीति निर्देशक तत्वों का कोई प्रासंगिकता नहीं, औचित्य नहीं, और बिना नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों का कोई औचित्य नहीं। इन दोनों चीज़ें चाहिए व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि अरस्तु का यह कथन सत्य सिद्ध होता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी की अनंत आवश्यकताएं हैं और इन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति वह घर, परिवार, समाज और राज्य से करता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं एकांकी जीवन जी लूँगा, मैं जंगली जीवन जी लूँगा, तो यह कहने वाला व्यक्ति या तो देवता हो सकता है या पशु। तो अरस्तु ने अपनी कोटेशन में स्पष्ट किया कि अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को सभी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी तरफ अरस्तु का ही कहना है व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ राजनैतिक प्राणी भी है, भी शब्द लगाए। इसका मतलब ये है व्यक्ति को केवल समाज से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, उसकी समाज के साथ साथ राज्य में रहने से ही आवश्यकता की पूर्ति होगी। अब प्रश्न आता है राज्य सरकारें समूतली काम कैसे करें? तो विधि का शासन होना चाहिए, संवैधानिक सर्वोच्चता होनी चाहिए। तो संविधान की सर्वोच्चता के तहत चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो या ग्राम पंचायतें हों, कोई भी आंचल हो, प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव उन्हें तत्पर रहना चाहिए, रहना पड़ता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या तुलना होती है, क्या अंतर है। तो स्पष्ट है आपके सामने कि मौलिक अधिकार तो व्यक्ति के मूल में पाए जाते हैं, मूल यानी जन्म से ही पाए जाते हैं। जैसे माँ के गर्भ में बच्चे ने जन्म लेना है और कन्या भ्रूण हत्या जो हमारे एक सामाजिक कुरीति है, बुराई है, तब हम बताते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो बच्चा माँ का गर्भ धारण कर चुका है उसे जन्म देना अनिवार्य है। यदि उस बच्चे के साथ माँ के गर्भ में ही छेड़छाड़ की जाती है, उसे ख़त्म किया जाता है, तो ये कानूनी अपराध है। ऐसा करने वाले डॉक्टर या करवाने वाले परिवारजनों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। ये है मौलिक अधिकार। जैसे गर्भावस्था में महिलाओं को छुट्टियां मिलती हैं, तो उनके गार्जियन जो है, जैसे माता ने बच्चे को जन्म दिया, उसे 6 महीने का अवकाश मिला, तो इसी तरह से पिता को भी लुक आफ्टर के लिए 15 दिन का अवकाश मिलता है। ये एग्जाम्पल। और अब तो देखिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं, यदि आपका बच्चा 10th में 12th में है, सीनियर है, 18 वर्ष की आयु का है, तो उस बच्चे की चाइल्ड केयर लीव यानी स्टडी के लिए माता को 2 महीने का अवकाश मिल सकता है। ये मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार, ये नियम बना, नियम आ गया संविधान की बात में, और संविधान राज्य सरकार को निर्देश देता है, सरकार नियमों का निर्माण करती है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सहयोग और सामंजस्य के बिना किसी भी कार्य को किया जाना संभव नहीं। तो हम हर्बर्ट स्पेंसर के उस सिद्धांत पर जाते हैं, सावयव सिद्धांत पर, आंगिक सिद्धांत पर, कि जिस तरह से मानव के शरीर की संरचना विभिन्न अंगों से मिलकर होती है, प्रत्येक अंग का अपना इम्पोर्टेंट कार्य है, बिना कार्य किए किसी भी मानव की उद्देश्य की पूर्ति, कार्य के उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं सकती। वैसे ही सरकार के विभिन्न अंग हैं, सभी सहयोग और सामंजस्य से कार्य करें तभी किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो नीतियों का निर्धारण हो, योजनाओं का क्रियान्वयन हो, कानून की परिणति हो, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो, कर्तव्य दायित्वों की पूर्ति हो,
ये सब पहलू प्रजातांत्रिक देश के महत्वपूर्ण पहलुओं में माने जाते हैं।